भारत शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर नीतियां बदली, जमीन छिनी और जनता टूटने लगी। फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। 10 मई और शुरू हो गया विद्रोह। मेरठ से उठी चिंगारी, भारत माता की, फाइट फॉर योर मदरलैंड। पूरे भारत में आग बनकर फैल गई। भारत माता की जय। आपने जो अभी देखा, क्या वो सिर्फ एक क्रांति है, एक विद्रोह है, या पहली बार पूरे भारत ने अंग्रेजों से कहा कि बस अब बहुत हो चुका? हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और स्वागत करती हूं आप सभी का अड्डा 24/7 के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे 1857 की पूरी क्रांति। पूरी क्रांति के बारे में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। उससे पहले छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए थे, उनके बारे में ही जानेंगे। आखिरकार ये 1857 जैसी बड़ी क्रांति अचानक से तो नहीं हुई होगी, इससे पहले छोटे छोटे रिवॉल्ट भी तो हुए थे, उसी के बारे में जानेंगे। तो अंग्रेज जो थे वो 3 टाइप का लैंड रिफॉर्म लेके आए थे। 3 टाइप का लैंड रिफॉर्म मींस भूमि सुधार के नाम पे वो 3 सिस्टम लेके आए थे, जिसके आड़ में वो किसानों से टैक्स वसूलते थे। अब कौन कौन से थे वो सिस्टम? पहला है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कब आया था? तो ये आया था 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लेके आया था। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे एरिया में लागू किया गया था। इसका प्रोसेस क्या था? जो जमींदार होते थे उनसे ब्रिटिश कर वसूलते थे, जमींदारों से कर वसूलते थे। और इसका एक क्लॉज था, सनसेट क्लॉज। रिकार्डियन थ्योरी के बेस पे एक क्लॉज था, सनसेट क्लॉज। अगर कोई जमींदार सूर्यास्त तक ब्रिटिश को कर नहीं देता है तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। दूसरा कौन सा है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आया था? 1820 में मुनरो और रीड लेके आए थे। 1820 में मुनरो और रीड लेके आए थे। ये साउथ एरिया में लागू हुआ था, साउथ इंडिया में, जैसे कि मद्रास। अब इसका प्रोसेस क्या था? किसमें किसानों को हम, रैयत मतलब किसान होता है, ये देख रहे हो किसान दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट ब्रिटिश किसानों से कर वसूलते थे। ठीक है, फिर आता है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था कब आता है? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक लेके आते हैं इसको। कौन लेके आता है? हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक लेके आते हैं। इसको पंजाब और बंगाल ऐसे एरिया में लागू किया गया था। ठीक है, गांव के मुखिया, जिसको महल मीन्स गांव के मुखिया जो होते थे, ब्रिटिश उनसे कर वसूलते थे। ये तो नाम लेके आए थे लैंड रिफॉर्म का, भूमि सुधार का, लेकिन सबसे क्या करते थे? कर वसूलते थे। जमींदार भी परेशान थे, मुखिया परेशान थे, किसान परेशान थे, आम जनता परेशान थी इनसे। तो रिवॉल्ट तो भाई होगा ना, ये भी एक मेन रीजन था। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना इसको, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो हमने अभी पढ़ा स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में आया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आया था? 1820 में। और महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में आया था। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, इसको मुनरो और रीड, इसको हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक लेके आए थे। ये तीनों ऐसे जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन यही तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब हम जानेंगे कि 1857 से पहले भी तो रिवॉल्ट हुए थे। ऐसा तो नहीं होगा कि उससे 1857 में पहली बार लोगों ने अपने लिए आवाज उठाई थी, नहीं, उससे पहले भी छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए थे, धार्मिक नाम पे या फिर ऐसे जनजातीय लोग थे, किसान लोगों ने विद्रोह किया था, वो जानते हैं। 1764 में एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। इसको मजनू शाह और भवानी पाठक लीड कर रहे होते हैं। लीडर कौन था? मजनू शाह और भवानी पाठक। इसका उल्लेख हमें आनंद मठ में मिलता है, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है,
किसमें मिलता है? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और सन्यासी विद्रोह कब हो जाता है? 1764 में। ठीक है। फिर पाइका विद्रोह आता है 1817 में, जो कि उड़ीसा के खुर्द राज्य से होता है। उड़ीसा के खुर्द राज्य से होता है और ये यहाँ के सेनापति होते हैं। सेनापति कौन होता है? बख्शी जगबंधु। ये क्यों करते ये रिवॉल्ट? क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट 1825 में पागलपंथी विद्रोह, ये बंगाल में हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे टीपू शाह और करम शाह, दोनों बाप बेटे थे। फिर 1828 में होता है अहोम विद्रोह, जो असम में हुआ था और गोमधर कुंवर इसको लीड कर रहे थे और ये लचित बोरफुकन से जुड़ा हुआ था। जो अहोम विद्रोह था लचित बोरफुकन से जुड़ा हुआ था और लचित बोरफुकन के नाम पे एनडीए में एक बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड मिलता है। एनडीए में लचित बोरफुकन के नाम पे। लचित बोरफुकन कौन है? लचित बोरफुकन अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा नाम है। एक युद्ध होता है सराय घाटी का युद्ध, मुगल वर्सेस अहोम, जिसमें अहोम के साइड से लचित बोरफुकन अकेले मुगलों को पराजित करते हैं। क्लियर। 1831 में होता है कोल विद्रोह, इसको कौन लीड कर रहा होता है? बुद्धू भगत। फिर 1836 में मोपला विद्रोह, ये मालाबार रीजन में होता है। उसके बाद 1855 में संथाल विद्रोह, राजमहल हिल्स में, इसको सिद्धू और कान्हू मुर्मू लीड कर रहे होते। मुर्मू ट्राइबल्स हमारे इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ट्राइबल है। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी वहीं से बिलोंग करती हैं। उसके बाद 1859 में नील विद्रोह होता है, ये बंगाल के नदिया में होता है। इसको दिगंबर और विष्णु विश्वास लीड कर रहे होते हैं। और एक प्ले है नील दर्पण। नील दर्पण जिसके लेखक है दीन बंधु मित्र। कौन है? दीन बंधु मित्र। इस प्ले में इस विद्रोह का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है मित्र, एक मिनट। नील विद्रोह का मिलता है, कब होता है? 1859 में। और नील दर्पण एक प्ले है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद 1899 में हो और मुंडा विद्रोह होता है, इसको लीड कर रहे होते हैं बिरसा मुंडा और ये दिकुओं के खिलाफ होता है। दिकुओं मतलब बाहरी लोग, और बाहरी लोग कौन थे? ब्रिटिश थे। तो ये हमने जाना 1857 से, यानी कि 1857 से पहले जो रिवॉल्ट हुए थे उसके बारे में। अब देखो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका मेन रीजन क्या था? उसके बहुत सारे, ये भी सारे रीजन तो थे, लेकिन उसके कुछ तो मेन रीजन रहे होंगे। उसमें से 4 या 5 मेन रीजन था, जिसमें से एक था सैन्य और धार्मिक। अब सैन्य और धार्मिक कैसे था? लॉर्ड कैनिंग जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लेके आया था। अब इतना लंबा चौड़ा एक्ट क्या है? कुछ नहीं है। देखो लॉर्ड कैनिंग एक एक्ट लेके आया था जिसमें ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन लोग भर्ती थे उनको समुद्र पार करके विदेश जाना होता था, और जो नए भर्ती हो रहे थे, जो नए इंडियन लोगों की भर्ती हो रही थी, उनको जाना था। अब आप बोलोगे जब नए लोगों की भर्ती हो रही थी तो पुराने लोगों ने क्यों विद्रोह किया? क्योंकि उसमें जो भर्तियां होती थी वो ऐसे चलता था कि अगर कोई उसका बाप है, उसका बेटा होता था, जो उसकी भर्ती होती थी, फिर उसका बेटा, यानी कि पुश्त वाइज चलता था ये। इसीलिए इसका लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि तब समुद्र पार करके जाना हमारे धर्म के खिलाफ माना जाता था। ऐसा बोलते थे कि अगर कोई समुद्र पार करके विदेश जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने धर्म का नाश कर रहा है। तो लोगों ने बोला भाई हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, वो एक टाइप का ये अंधविश्वास भी माना जाता है। अब तो सब जाते हैं और उसको, अब तो सब विदेश जाते हैं और उसको बोलते हैं भाई लग्जरी लाइफ जी रहा है। ठीक है। दूसरा राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल इशू क्या था? हड़प नीति। हड़प नीति था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, जो लेके आया था डलहौजी। 1848 में डलहौजी एक नीति लेके आया था, हड़प नीति। अब इसमें क्या होता था? कोई राज्य है, अगर कोई राज्य है उसका अपना उत्तराधिकारी जो है वो अपना ब्लड सन नहीं है, अपना खुद का बेटा नहीं है, तो ब्रिटिश उसके पूरे राज्य को हड़प लेती थी। ये कौन लेके आया था? डलहौजी लेके आया था इस नीति को, और इस नीति के थ्रू उसने सतारा, झांसी, नागपुर और संबलपुर जैसे राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था। और अवध कुशासन का, अवध को 1856 में अवध को कुशासन का हवाला देके कि वहां के जो नवाब है, नवाब वाजिद अली शाह, कौन नवाब थे वहां के? नवाब वाजिद अली शाह, वो सही से वहां पे रूल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अवध अब हमारा है।
उसने अवध पे, अंग्रेज जो थे वो अवध पे एक टिप्पणी भी दिए थे कि अवध एक ऐसी चेरी है जो हमारे मुंह में कभी भी गिर सकती है। ठीक, और इसका इमीडिएट कॉज अब क्या था? ये सारे तो मेन रीजन हो गए, लेकिन इसका 1857 का इमीडिएट कॉज यानी कि तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अच्छा, एक स्टोरी है, देखो, जो इंडियन लोग थे जो ब्रिटिश आर्मी में एक छावनी में, ब्रिटिश आर्मी के छावनी में, मतलब छावनी में जहां पे आर्मी लोग रहते हैं उसको छावनी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी की जो छावनी थी उसमें एक इंडियन जो था, उच्च जाति का बोल सकते हैं, उच्च जाति का एक आदमी लोटे में पानी लेके जा रहा था। तो उसी मतलब आर्मी का जो मेंबर था, जो निम्न जाति का था, छोटे जाति का था, उसने बोला भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो वो बोलता है कि तू मेरे लोटे से नहीं पी सकता, क्योंकि छुआछूत का भी उस टाइम चलता, तो वो तो अभी भी चल रहा है। ये सारी चीज एक अंधविश्वास है। उसने बोला कि तू मेरे जाति का नहीं है, तू मेरे लोटे से पानी नहीं पी सकता है। तो वो बोला फिर तो तुम जो चर्बी, जो कारतूस यूज कर रहे हो, जो तुम कारतूस का उपयोग करोगे वो तो गाय और सुअर की चर्बी से मिला के बना, फिर तो तुम्हारा धर्म नाश होना तय है। और ये अफवाह पूरे भारत में फैल गई थी कि जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी से मिला के बना हुआ है, जिसको वो जो सिपाही अपने दांतों से खींचते थे। अब गाय हिंदुओं में पवित्र माना जाता था और सुअर इस्लाम धर्म में अपवित्र माना जाता। पवित्र मत बोल देना, अपवित्र माना जाता था। इसलिए हिंदू और इस्लाम धर्म के लोगों ने मिलकर इसका विद्रोह किया था। अब देखो मेन रीजन क्या क्या थे, देखो राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल इशू में हमने पढ़ा था हड़प नीति। हड़प नीति किसकी थी? ये 1848 में डलहौजी लेके आया था। ये सब नोट कर लो, इसके नोट्स बना लो, एक लाइन के है, सब पूछ लेते हैं। डलहौजी लेके आया था हड़प नीति। दूसरा कौन सा है? भारतीय रियासतों का विलय, जैसे कि अवध को हड़प लिया, सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी, सबको तो हड़प लिया था ना, इसलिए लोगों ने अवध का देखो 1856 में अवध को कुशासन का हवाला दे कि वहां के जो नवाब है वो वहां पे अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अवध हमारा होगा। फिर लोगों में विद्रोह फैला, क्योंकि अवध का जब उसने शासन, मतलब अवध पूरा जब उसने हड़प लिया था, तो वहां के जो कारीगर थे, वहां के जो मजदूर थे, रियासतों में जो भी राजा मंत्री थे, सब तो बेरोजगार हो गए। लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया था। दूसरा रीजन है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण कैसे हो गया? किसानों पर वो लगान लगाने लगे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा लैंड रिफॉर्म के नाम पे कैसे वो टैक्स लेते थे, जमींदार से ले या फिर गांव के मुखिया से ले, सब तो किसानों के द्वारा ही जाता था उनके पास। ठीक है। दूसरा रीजन था कुटीर उद्योगों का विनाश। हमारे भारत में उस टाइम सूती के कपड़े, मसाले, इन सबका बहुत ही बड़ा ट्रेड होता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारत में से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड, रॉ मटेरियल को यहाँ से कम टैक्स पे 2.5 या 3% टैक्स पे इंग्लैंड ले जाते थे, और वहां से वो इंडस्ट्री में पूरा उसका बना के, कपड़े बना के लाके इंडिया में बेचते थे 10, 20 और 30% पे। ऊनी, सूती कपड़े या फिर मसाले, सारे चीजों यहाँ के फैक्ट्री पे इन्होंने बैन लगा दिया था, टैक्स बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे। यहाँ के लोग बेरोजगार हो चुके थे, उनके पास रोजगार नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, और यही यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाके वहां से बना के यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ से वहां इंपोर्ट, वहां से यहाँ एक्सपोर्ट, ऐसे करते थे, इंपोर्ट यहाँ करते थे। फिर जमींदारों और कारीगरों की आर्थिक दुर्दशा। अब जमींदारों की आर्थिक दुर्दशा कैसे हुई? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सनसेट क्लॉज। उसमें जमींदारों, अगर वो सूर्यास्त तक कोई भी कर ले जाके नहीं देते तो उनकी पूरी जमींदारी नीलाम। उससे वो भी परेशान थे, कारीगर भी परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे तो अब कारखाने सारे बंद हो रहे थे, क्योंकि वो तो बाहर से पूरी चीजें जो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके इंग्लैंड में बना रहे थे। ये भी मेन रीजन था आर्थिक। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक, यहाँ पे होगा सामाजिक कारण क्या था? सती प्रथा हमने सुना है, सती प्रथा ब्रिटिश ने सती प्रथा का अंत कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा का अंत कर दिया 1829 में। ये काम तो उन्होंने सही किया था, लेकिन उस टाइम के जो धर्म के लोग थे, देखो यहाँ पे सती प्रथा का अंत हुआ और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है उसने लागू कर दिया 1857 में।
तो लोगों ने कहा कि ये जो है हमारे रीति रिवाजों में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये दोनों चीज तो उन्होंने सही करा था, ब्रिटिश ने उस टाइम ये दोनों चीज तो सही किया था, लेकिन लोगों ने बोला कि ये हमारे धर्म के खिलाफ जाके हमारे रीति रिवाजों में इंटरफेयर कर रहा है, ये गलत है। कुछ लोगों ने इसका विद्रोह भी किया था। और कम वेतन और पदोन्नति में असमानता। अब ये क्या होता है, कम वेतन मीन्स जो अंग्रेज आर्मी में जो इंडियन लोग थे उनको बहुत कम वेतन पे रखते थे, या फिर ब्रिटिश के टाइम पे किसी भी जॉब में अगर कोई भारतीय लोग है उसको बहुत कम वेतन में रखते थे, और जो उनका पोस्ट होता था वो हमेशा बहुत नीचे ही होता था, उनको ऊंचे पोस्ट पे नहीं रखा जाता था, उनकी सैलरी भी बहुत कम होती थी। लेकिन काम ब्रिटिश के जो ऊंचे पोस्ट के लोग थे और जो इंडियन के नीचे पोस्ट के लोग थे, लेकिन काम दोनों के बराबर के होते थे, मेहनत दोनों से बराबर की करवाई जाती थी, इंडियन लोगों से ज्यादा ही करवा लेते थे, लेकिन सैलरी के नाम पे सबसे कम मिलती थी। ठीक है, इसका मेन इशू क्या था, तत्कालिक कारण क्या था, वो था एनफील्ड राइफल, जिसमें अफवाह फैला कि जो चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करा रहे हैं अंग्रेज हमसे, और वो चर्बी जो है गाय और सुअर के मांस से मिलके बना हुआ है। अब देख, विद्रोह तो शुरू हो गया। कहां से शुरू हुआ विद्रोह? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे है 1857 के विद्रोह के हीरो। कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन थे? ये थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सेना थे। ठीक है, सैनिक थे। इन्होंने बोला कि हम इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, और ये अपने ब्रिटिश ऑफिसर पे गोली चला देते हैं। इसलिए मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। लेकिन क्या लगता है, फांसी दे देने से, मंगल पांडे को फांसी देने से ये क्रांति यही रुक गई? बिल्कुल भी नहीं। फिर देखो क्या होता है। 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवेलरी के जो सैनिक थे, कितने सैनिकों ने? 85 सैनिक ने, सिपाही ने मना कर दिया कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, और फिर इनको डाल दिया गया जेल में 10 साल की सजा सुना के। कितने साल की सजा? 10 साल की सजा। लेकिन 24 अप्रैल को यहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया, और 10 मई को 1857 10 मई सारे जो सिपाही थे जेल तोड़ के हंगामा करके निकल पड़े मेरठ से दिल्ली। शहंशाह, हमारा नेतृत्व कीजिए। शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से हुई, और दिल्ली की ओर चल पड़े। और दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे दिल्ली में। उनको जाके बोला कि आप जो हम ये क्रांति स्टार्ट किया, आप उसका नेतृत्व कीजिए, आप हमारे लीडर हैं। अब बहादुर शाह ठहरे, मस्त बुढ़ापा चल रहा था उनका, अपना मस्त जिंदगी लिखने में बिता रहे थे। वो बोले भाई मेरा इसमें क्या प्रॉफिट होगा, हम क्यों करें तुम्हारे इस क्रांति का लीड, हम क्यों बने लीडर, हम क्यों करें इसको लीड। तो बोले देखो तुम लीड करो इस क्रांति को, तुम हमारे राजा बनो। तो बोले हमारा प्रॉफिट क्या होगा? बोले भारतीय लोग तुमको टैक्स देंगे, तुमको भारतीय लोग टैक्स देंगे जो ब्रिटिश को देते हैं। तो फिर बहादुर शाह जफर सोचे हाँ ये तो ठीक है, चलो हम बन जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, बहादुर शाह जफर बने लीडर, और उनके लीडर तो वो थे, लेकिन सारी चीजों को देखते था सेनापति। उनका सेनापति कौन था? बखत खान था। कौन था सेनापति? बखत खान। देखो दिल्ली से कौन लीड कर रहा था? प्रमुख नेता। और कौन कहां से लीड कर रहा था? सप्रेशर कौन था? हम उनके बारे में जानेंगे। तो दिल्ली से कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह जफर। और उनका सेनापति कौन था? बखत खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, कानपुर से नाना साहेब और तात्या तोपे, और ग्वालियर और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। ठीक है, सप्रेशर कौन कौन से थे? कहां से? दिल्ली से सप्रेशर थे जॉन निकलसन, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस, कानपुर से कॉलिन कैम्पबेल और झांसी से ह्यू रोज। अब देखो बहादुर शाह जफर तो लीड कर रहे थे, बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे, तो उनको भेज दिया गया, ब्रिटिश ने इनको बंदी बना के कहा भेज दिया? रंगून। और आदेश दिया कि अब इसका जो भी उत्तराधिकारी होगा वो शासन आगे नहीं करेगा। और इनके दोनों बेटों को मार के ब्रिटिश सैनिकों ने, आर्मी सैनिक मार कर लटका दिया, कहा दिल्ली के लाल किला पे। ठीक है, बिहार से देख लो कौन लीड कर रहा था? कुंवर सिंह, जो कि एक जमींदार थे,
फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान और यूपी से शाहमान। ये सारे प्रमुख नेता है इस क्रांति के, जो अपने अपने एरिया से लीड कर रहे थे। हम जानेंगे कि इसका परिणाम स्वरूप और प्रशासनिक क्या क्या बदलाव हुए। 1857 की क्रांति तो सफल नहीं हुई, लेकिन कुछ सुधार हुए थे और कुछ प्रशासनिक बदलाव हुए थे। इसके परिणाम में हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। और फिर सीधा कौन राज कर रहा था हमारे भारत पे? ब्रिटिश क्राउन रूल। फिर हमारे भारत पे सीधे ब्रिटिश क्राउन का राज चल रहा था। अब प्रशासनिक बदलाव में देखो क्या क्या हुआ। पहले होते थे गवर्नर जनरल होते थे, जिनका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। और पहले वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1898 में बना, 1858 में बना था। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय भारत का है, याद कर लो। वायसराय और जनरल, गवर्नर जनरल में कोई अंतर नहीं होता। सब एक कंपनी, मान लो कोई कंपनी है, उसका सीईओ है जो सारी चीजों को देख रेख करता है। वैसा ही ये है, ब्रिटिश क्राउन का जो था वायसराय बना, सीईओ कौन बना? वायसराय हुआ। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, गवर्नर जनरल होते थे, और यहाँ पे वायसराय होते हैं। और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 में बना था। अब बस देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम का एक पद बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम का एक पद बनाया गया 15 सदस्यीय परिषद की सहायता से। अब ये पद क्या है? ये पद लाइक हाई कोर्ट वगैरह होते हैं, जो हमारे इंडिया पे क्या कैसे होगा उसको कौन देखेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेंगे। अब इसमें देखो सैन्य बदलाव क्या क्या किए गए। पील आयोग बनाया गया, एक पील कमीशन का गठन हुआ, जिसमें फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए इसको बनाया गया था। देखिए फिर से उसमें सेना की भर्ती किस पोस्ट पे कैसे किसको रखा जाएगा, इसलिए हुआ था। और इसका ये भी रीजन था कि भविष्य में फिर इतना बड़ा विद्रोह ना हो, इसके लिए भारतीय लोगों की जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कम कर दी गई और उनको नीचे पोस्ट पे रखा गया था, ऊंचे पोस्ट पे नहीं रखा गया कभी, ताकि आगे जाके भारत में फिर ऐसे विद्रोह इतने बड़े बड़े ना हो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। लेकिन क्या लगता है, इतने सब चेंजेस के बाद भी विद्रोह नहीं हुए थे? ये जो स्वतंत्रता का संग्राम का जो चिंगारी उठा था, वो क्या रुक गया था? नहीं। अब हम जानेंगे विफलता के कारण क्या थे। इतने ज्यादा जो संघर्ष भरे क्रांति से, जिसमें इतने बड़े बड़े नेता जो लीड कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल, उसके बाद भी ये क्रांति सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्यों हम विफल हो गए? क्योंकि ये उत्तर भारत तक ही सीमित रह गए थे। पूरे भारत में यानी कि दक्षिण भारत तक पहुंचा ही नहीं था ये क्रांति। उत्तर भारत तक क्यों सीमित रह गया? क्योंकि सब अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, पूरे भारत के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था। और लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व और समन्वय की भारी कमी थी, जिसको जो जैसे समझ में आता था वैसे करता था, इसीलिए ये फेल हो गया। ठीक है, अब देखो वीडी सावरकर ने बोला कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन आरसी मजूमदार ने बोला कि ये ना तो पहला है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि सब आपस में खुद के लिए लड़ रहे थे, सब खुद के स्टेट को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और उस टाइम हमारे पास इतने तकनीक या हथियार भी नहीं थे इतने ज्यादा कि लड़ा जा सके, जिससे जीता जा सके। ठीक है, अब देखो रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? रियल नाम था मणिकर्णिका यानी कि मनु, और इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में, ग्वालियर में। ठीक है, 1857 की ये क्रांति दबा दी गई, लेकिन फैसला इतिहास पर छोड़ दो।